दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 1 अगस्त 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। आज के पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे अकीरा के बारे में। देखिए ये एक रेंसमवेयर है। रेंसमवेयर क्या होते हैं? ये एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे लोग जबरन दूसरों से वसूली करते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका ये एक मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन के अंदर किसी तरह से कोई वायरस या कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में इसके अंदर जितना भी डाटा है वो इंक्रिप्टेड होकर लॉक हो जाता है। अब यहां पर इस लॉक को खोलने के लिए कोई इससे जबरन कहे कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दें, तो ये कहलाता है आपका रेंसमवेयर। मतलब यहां पर आपको याद रखना है कि रेंसमवेयर आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा ही होता है, बट कई बार कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए हो, तो इन्हीं को कहा जाता है रेंसमवेयर। वैसे इन जनरल इनके लिए एक टर्म यूज की जाती है वायरस। अब अकीरा के बारे में कुछ फीचर जान लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम अकीरा क्यों पड़ा? देखिए ये जितनी भी फाइलों को मॉडिफाई करता है उसमें डॉट अकीरा का एक्सटेंशन को यूज करता है। मतलब इंक्रिप्ट होने के बाद, जैसे मान लीजिए एक फाइल सेव है राजेश डॉट डीओसी। अब मान लीजिए इसको ये चेंज करता है तो ये राजेश डॉट अकीरा हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से चेंज करता है ये फाइल को। इसे डिजाइन किया गया कि ये डाटा को इंक्रिप्ट कर सके, साथ के साथ क्रिएट कर सके रेंसमवेयर के एक नोट को, मतलब कितनी फिरौती मांगने उस तरह का नोट। और यहां पर ये डिलीट कर देता है विंडो की शेडो को भी, मतलब जो आपने बैकअप वगैरह रखा होगा उन सभी चीजों को भी ये डिलीट कर देता है। यहां पर इसे डिजाइन किया गया है कि ये कैसे विंडो को शट डाउन कर सके, सभी प्रोसेसेस को क्लोज कर सके, ताकि जो लैपटॉप या कोई भी मोबाइल फोन है उसे यूजलेस बनाया जा सके। जनरली ये आपका रेंसमवेयर अटैक कर रहा है उन पीसीज पे जहां पर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को यूज नहीं किया गया है। वहां पे वीपीएन का इस्तेमाल करके ये विक्टिम को अटैक करते हैं, टारगेट करते हैं और बाद में उससे एक्सटॉर्शन डिमांड करते हैं। अब यहां इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है भारत के सरनेट इन के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा। अब ये किसके अंडर आती है? ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। इसकी फंक्शनिंग के बारे में एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज तो भारत के अंदर क्या सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हम अपनाएं, क्या प्रोसीजर अपनाएं, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे साइबर इंसिडेंट्स, इनको ये बताता है। दूसरी चीज, ये इशू करता है गाइडलाइंस, एडवाइजरीज और वर्नेबिलिटी नोट्स, ताकि लोगों को पता रहे कि किस तरह के रेंसमवेयर या वायरसेस मार्केट में अभी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का काम आ जाता है, मतलब कहीं पर कोई मेजर बैंक या मेजर इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक होता है, तो उस समय इमरजेंसी में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये भी इसी की ड्यूटी है। ये फोरकास्ट करता है और अलर्ट करता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी मैटर्स में, और ये कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है सभी स्टेक होल्डर्स को। तो यहां पर इसके बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कोर सेक्टर के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी ग्रोथ से इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर स्टील इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, तो स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट जो इंडस्ट्रीज होंगी, जैसे मान लीजिए कार इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखिए स्टील की डिमांड तभी बढ़ेगी इकोनॉमी में जब बाकी जगह पर भी खपत बढ़ रही होगी। जैसे कार इंडस्ट्री हो सकती है, आपकी बिल्डिंग मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ये इस्तेमाल हो सकता है, बसेज में इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत सी चीजें हैं जहां पर आयरन और स्टील का इस्तेमाल होता है। तो ये स्टील इंडस्ट्री इस वजह से आपकी कोर इंडस्ट्री में आती है। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं पुश करती है और उन्हें आगे बढ़ावा देती है। अब इन कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारा एक इंडेक्स फोकस करता है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी हाल फिलहाल में इसी का डाटा रिलीज हुआ जिसके बारे में हम बात करेंगे। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज की इसमें वेटेज है 40.27%। इसके लिए बेस ईयर को चूज किया गया 2011-12। अब इसे मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री 2011-12 में 10 टन की थी और आज 12 टन की हो चुकी है। तो यहां पर ये जो 2011-12 का हमारा डाटा है, ये एक रेफरेंस के तौर पे काम करता है, जिससे हमें पता लगता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है हमारी इंडस्ट्री में। इसे पब्लिश किया जाता है मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसओ। ये इसको डाटा को प्रोड्यूस करती है, पब्लिश करती है। अभी हाल फिलहाल में हमारे लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि 5 महीने के सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुकी है हमारी कोर इंडस्ट्रीज, जो कि काफी अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए। इसमें लगभग जितने भी आपके सेक्टर्स है सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है सिवाय एक के, दैट इज क्रूड ऑयल, जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में हमने अच्छा किया है। जैसे स्टील में 21.9% की हमारे को ग्रोथ देखने को मिली है।
इसके बाद रिफाइनरी में 4.6, इलेक्ट्रिसिटी में 3.3, नेचुरल गैस में 3.6, कोल में 9.8, सीमेंट में 9.4 एंड फर्टिलाइजर में 3.4। ऑल्दो फर्टिलाइजर में थोड़ी हमारी जो ग्रोथ है कम रही है, क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर में थोड़ी इसकी डिमांड कम रही है। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि बाकी सभी जो सेगमेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए, ये हमारा लूनर मिशन है। अभी इसकी जो ऑर्बिट है इसे चेंज करके ट्रांस लूनर ऑर्बिट में डाल दिया गया, मतलब आने वाले समय में ये बहुत जल्दी लूनर ऑर्बिट में इंटर करने वाला है। अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाहते हैं मून के साउथ पोल पे। यहां पर 3 चीजों को यूज किया गया। एक है आपका रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान, जो कि कैरी कर रहा है इन सीटू एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ चीजें, जिससे हम केमिकल एनालिसिस कर पाएंगे मून की सॉइल का। इसके अलावा जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम, जो कि कैपेबिलिटी रखता है सॉफ्ट लैंडिंग की। और साथ के साथ यूज किया जा रहा है प्रोपोर्शन मॉड्यूल, जो कि लूनर ऑर्बिट में 100 किलोमीटर अबव आपका मूव करेगा। तो यहां पर आपको इतना ही याद रखना था इसके बारे में। बस एक चीज और याद रखनी है जो आपको, वो ये है कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, जो कि आपका JSLV का ही नाम है। ये 3 स्टेज आपका लॉन्च व्हीकल है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को माइनस टेम्परेचर में रखा जाता है, ताकि इन गैसेस को हम लिक्विड स्टेट में ला सकें और यहां पर इन्हें ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सके। अगर बात की जाए जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जो कि लगभग आपकी 35,786 किलोमीटर की हाइट पे होती है अर्थ से, यहां पर हम 4 टन की सैटेलाइट को भेज सकते हैं इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू, और 10 टन की सैटेलाइट को हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट आपकी 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक कहीं तक भी हो सकती है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। देखिए, इसे कहा जाता है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 भी। यहां पर हमारी इच्छा यह है कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर सके लोगों को अर्बन एरियाज में, ताकि वो अपने खुद के घर बना सकें। ये आपके ऑल वेदर हाउसेज रहेंगे, जिसमें वाटर की फैसिलिटी रहे, किचन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, साथ के साथ टॉयलेट भी हो। यहाँ पर जो लोन है वो महिलाओं के नाम पे दिया जाता है खासकर, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को हम प्रमोट कर सकें। ये स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कोशिश यहाँ पर यह है कि लोगों को सब्सिडाइज रेट पे हम लोन प्रोवाइड कर सके, ताकि अर्बन एरियाज में स्लम की जो परेशानी है उसे हम दूर कर सकें। मतलब एक तरह से इसका एक कंपोनेंट ये भी कहता है कि हम इन सिटू स्लम डेवलपमेंट के ऊपर, रीडेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके जवाब में मिनिस्ट्री ने यह बताया कि लगभग 75 लाख हाउसेज को कंप्लीट कर लिया गया। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन जानेंगे म्यांमार की। देखिए, भारत की बॉर्डरिंग कंट्री है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। यहां पर इमरजेंसी को 6 और महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भी यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें देखने को नहीं मिलने वाली। तो यहां आपको पता होना चाहिए किन किन कंट्रीज के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर बात की जाए वेस्ट में, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश और इंडिया आ जाता है। नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बात की जाए तो यहां पर आपको चाइना देखने को मिलता है, लाओस देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ आपको थाईलैंड देखने को मिलता है। अब यहां आपसे मेरा एक सवाल है, म्यांमार के साथ भारत की कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नाइजर के बारे में। देखिए, अभी हाल फिलहाल में फ्रांस ने यह कहा है कि भाई हम मिलिट्री इंटरवेंशन करने वाले हैं नाइजर में, ताकि जो वहां के प्रेसिडेंट है उन्हें वापस से रीइंस्टोर कर सकें। अभी हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट ये है कि नाइजर के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है। तो नॉर्थ में आपको याद रखना है लिबिया। इसके बाद अगर क्लॉकवाइज मूव करें तो आपको चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली और अल्जीरिया देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो नीचे की तरफ आपको यहां पर देखने को मिलता है स्पेन। यहां पर आपको पूरा मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है, और इस तरफ आपको देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी के बीच में है ये। अब इसके नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए, नॉर्थ में तो आपको देखने को मिलता है इंग्लिश चैनल, वेयर एज ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिलता है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली। तो यहां पर आपको इतनी ही कंट्रीज को याद रखना है। एक बार कमेंट बॉक्स में इनके नाम जल्दी से आप लिख दीजिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है देश की प्रगति के लिए। देखिए, आपको यह समझना होगा, टैक्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फर्क क्या होता है?
देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स का इम्पैक्ट और कलेक्शन सेम पर्सन से किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है राजू। अब राजू की कोई लॉटरी लगी है जिसमें इसने 10 लाख रुपए कमाए हैं। अब यहां पर सरकार इस 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगाएगी, तो ये पे राजू को ही करना पड़ेगा। मतलब यहां पर इंपैक्ट और कलेक्शन सेम पर्सन के ऊपर है, दैट इज राजू। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इसमें इंपैक्ट और कलेक्शन दो अलग अलग लोगों से हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आप कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं कहीं भी मार्केट में, तो आप जीएसटी पे करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया होगा। अब वहां पर आपको जीएसटी अलग से पे करना होता है। अब यहां पर जो कलेक्शन है वो किया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बट इसका इंपैक्ट आपके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। वेयर एज डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल होते हैं आपके इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। अभी हाल फिलहाल में एक डाटा पब्लिश हुआ है जिससे यह पता लगता है कि भारत में इस साल 6.5 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया है, जो कि पिछले सालों की तुलना में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। देखने को यह मिल रहा है कि भारत के अंदर आईटीआर फाइल करने की जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रही है। अब इससे बेनिफिट ये है कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये काफी इंप्रूव होगा और इससे गवर्नमेंट के पास सरप्लस मनी आएगा, जिससे हम बहुत सारी और स्कीम्स को लॉन्च कर पाएंगे लोगों के कल्याण के लिए। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। देखिए, मान लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपए और आपका खर्चा है 120 रुपए, तो यहां पर आप 20 रुपए उधारी में जा रहे हैं। इसी को कहा जाता है डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखिए, फिस्कल डेफिसिट को आप इस तरह से मान सकते हैं। एक पर्सन ले लीजिए राजू। अब मान लीजिए राजू की बहुत सोर्सेज से इनकम है, जैसे इसने अपने एक घर रेंट पे दे रखा है, इसने कहीं पर अपनी जो फार्मिंग की जमीन है वो बटाई पे दे रखी है, किसी को खेती बाड़ी करने के लिए दे रखी है। साथ के साथ राजू की खुद की एक बिजनेस हाउस भी है, मतलब खुद की कोई कंपनी है। और इसके अलावा राजू के और 2-3 सोर्स है जहां से वो इनकम लेके आ रहा है। जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट में उसने निवेश कर रखा है, या किसी कंपनी को उधार दे रखा है, किसी को कर्जे पे पैसा दे रखा है। तो हम यहां पर राजू का सभी जगह से जो सोर्स ऑफ इनकम है उसे जोड़ेंगे, प्लस राजू के जितने भी खर्चे हैं। जैसे मान लीजिए राजू को शौक है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का, अलग अलग देशों में घूमने का, तो यहां पर उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उन सबको जोड़ लेते हैं। अब जब इनकम में से एक्सपेंसेस को आप माइनस करते हैं और जब आप नेगेटिव में है, तो इसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट का टोटल जितनी भी अर्निंग है माइनस जितना भी खर्चा है उसको देखते हैं। अगर वो नेगेटिव में आता है तो उसे कहा जाता है डेफिसिट। अब मान लीजिए यहां पर ये 20 रुपए डेफिसिट था। अब ये 1 साल का डेफिसिट होना चाहिए था हमने, क्योंकि पूरे साल की इनकम कैलकुलेट की थी गवर्नमेंट की। अब इसमें से मान लीजिए साल के अभी 3 महीने निकले, गवर्नमेंट ऑलरेडी 5 रुपए खर्च कर चुकी है, मतलब 5 रुपए पहले ही नेगेटिव में पहुंच चुकी है। तो इसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने अपना 25% जो हिस्सा है डेफिसिट का वो खर्च कर दिया है। तो यहां आपको ये याद रखना है कि अभी हाल फिलहाल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह बताया गया कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट जितना भी उन्होंने 1 साल का फिस्कल डेफिसिट सोचा था उसका 25% एक क्वार्टर में गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया है। यहां पर फिस्कल डेफिसिट के बहुत से रीजन हो सकते हैं। जैसे भारत के अंदर आपको देखने को मिलता है कि टैक्स रेशियो जो है जीडीपी के मुकाबले वो काफी कम है, जिसके कारण सरकार के पास इतने पर्याप्त रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर कम लोग कर चुकाते हैं, मतलब टैक्स चुकाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टैक्स बेस है काफी नैरो है। भारत के अंदर कुछ बहुत ज्यादा ही लोक लुभावन वाली राजनीति चलती है, जिसके कारण सब्सिडीज बहुत हाई हैं। और यहां पर आपको कई बार यह भी देखने को मिलता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होने की वजह से हमें बहुत सा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और यह भी एक मुख्य कारण बन जाता है, जिसकी वजह से आपको यह देखने को मिलता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। और कई बार ऑफसेट बजट फाइनेंसिंग भी इसका रीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने प्रोक्योरमेंट करनी है राइस की। अब हम इसे कहते हैं कि आप बाहर से कुछ पैसा जुगाड़ लीजिए, अब इसके लिए बॉन्ड इशू करेगा, अब इस बॉन्ड का पैसा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की भी चीजों की वजह से आपको ये फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, और बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इसे इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के अंदर। अब ये कवर करता है आपके जैसे सेंटर के कई टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनको, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कई टैक्स हैं जैसे वैट, लग्जरी टैक्स, इन सबको सबमर्ज कर लेता है, ये अपने अंदर समेट लेता है। अब यहां पर आर्टिकल 246A को ऐड किया गया था भारतीय संविधान में, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो भी टैक्स लगा सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर।
यहां पर आपको याद रखना है एक जीएसटी काउंसिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था आर्टिकल 279 क्लॉज ए के तहत। इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो आपके फाइनेंस से डील कर रहे होंगे वो भी इसके मेंबर रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोटिंग शेयर रहता है वो 1/3 रहता है और स्टेट का रहता है 2/3। यहाँ पर स्टेट अपने नुमाइंदे यानी नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स को भेज सकती है इस काउंसिल के अंदर, और जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है इस काउंसिल में वो 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 75% वोट आने जरूरी है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों था जीएसटी? देखिए, आप ये समझिए कि अभी हाल फिलहाल में जैसे जीएसटी के अंदर हमारे को इवेजन देखने को मिल रहा है, मतलब लोग जीएसटी टाइम पे नहीं चुका रहे हैं, मतलब उसको इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे हमने 2700 से ज्यादा केसेस को रजिस्टर किया है, जिसकी कुल राशि है 14,000 करोड़ के आसपास। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।